कैसे हो बच्चों? इस बार नीट 2021 में जो पेपर आया है फिजिक्स का वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे पास जो पेपर है इस पेपर का कोड है P3, कोड P3 ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि पेपर में आपका कोड अलग अलग होता है, सारे क्वेश्चंस वही होंगे हर एक कोड में, बस उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। जैसे मान लो मेरे क्वेश्चन में, मेरे इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हो सकता है वो तुम्हारे में क्वेश्चन नंबर 22 हो, 25 हो, बस सीक्वेंस आगे पीछे करते हैं, सारे वही क्वेश्चंस रहते हैं, ऑप्शंस वही रहते हैं, सिर्फ उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं सो दैट आसपास के बच्चे कॉपी ना कर सकें। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व करके बी लाया और बाजू वाला भी अरे क्वेश्चन नंबर 5 बी आ रहा है, कॉपी करेगा तो पता चलेगा उसका क्वेश्चन ही अलग है, उसका ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए नकल कम हो या ना हो उसके पर्पज से कोड डिफरेंट रखते हैं। तो सारे कोड में क्वेश्चन नंबर तो सेम रहता है, सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं, ऑप्शन सेम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर अलग अलग यदि सफल किया हुआ रहता है। ओके बेटा, समझ गए? तो इस बार का जो क्वेश्चन आया है सर वो कैसा है, टफ है, इजी है, कैसा है? बच्चे वो तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि कैसा है, टफ है या इजी है या कैसा है, वो तुम देख लेना। मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर करके दे देता। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, स्कोरिंग में और कोड P3 से हमारा है, कोड P3 से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, SHM के बारे में पूछ रहे हैं कि SHM की फ्रीक्वेंसी अगर n है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो बेटा, SHM के लिए अगर तुम लिखोगे A sin ओमेगा t, तो जब तुम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे तो हो जाता है हाफ के a स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी। तो बच्चे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ओमेगा है, इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई n t, और इसको लिखोगे तो हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर, मतलब ये कुछ कांस्टेंट है, इसको मान लो ना u कुछ मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखोगे साइन 2 इंटू 2 पाई n t, तो ये 2n के जगह पे चला जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हाफ के a स्क्वायर ही लिख लो। तो यहाँ पे देखो बच्चे हो गया हाफ के a स्क्वायर साइन, कंपेयर करना है तो 2 पाई 2n t, यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, फ्रीक्वेंसी लीनियर डबल हो गया। या एंगुलर भी देखो तो यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे 2 ओमेगा हो गया, ट्वाइस हो गया। मतलब कि अगर SHM की फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, जिसमें 2n गिवन है, 2n गिवन है। ओके, समझ गए बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो तो उसको पोलर बोलोगे, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, केमिस्ट्री में भी आपको बताया जाता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो उसको डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है। और ये हो गया डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो वाला हो गया तुम्हारा पोलर। पोलर देख लेना, ऐसा ही बोला होगा मैंने उत्तर में, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है वो पोलर है, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो है तुम्हारा नॉन पोलर। तो पूछ रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जिसमें होगा इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, वो पोलर सब्सटेंस है। तो उस तरीके से अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन
1, क्योंकि ऑप्शन 1 में तुम्हारा क्या है, गिवन है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन, और फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट शुड बी नॉन जीरो। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। डिसाइड करते जाओ बच्चे, इजी है या टफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या पूछ रहे हैं, कॉलम फिजिक्स में पहली बार इन्होंने कॉलम 1 कॉलम 2 वाला क्वेश्चन दिया जिसको मैच करना है। यहाँ कॉलम 1 है और यहाँ पे कॉलम 2 है और इसको बोल रहे हैं कि मैच करिए। ठीक है, मैच करा देते हैं। तो यहाँ पे ए में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पूरे के पूरे कॉलम ए वाले और बी वाले जो ऑप्शन है वो सिर्फ करेंट चैप्टर के, करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के हैं और बहुत इजी है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है बेटा, आप देखो ना, बी में उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। सी ऑप्शन में उन्होंने पूछा है रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और डी में उन्होंने पूछा है करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी। अब आप बच्चे इधर फॉर्मूला, पी में उन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है m अपॉन n ई स्क्वायर पी, क्यू में इन्होंने दे दिया है n ई वी डी, आर में ऑप्शन है बच्चे ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड मास टाउ, और डी में मैंने डी के मतलब एस में डी टू आर, एस में दे रखा है हमने ई अपॉन जी। तो बच्चे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें मालूम डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए का अगर हम देखेंगे तो ये तुम्हारा मैच कर जाएगा ये से। कैसे सर? अब देखो डिराइव करूँगा चालो फॉर्मूला तो लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो, जैसे एक का मैं तुम्हें बता देता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिए तो v इक्वल टू ए टी हो गया। तुम जानते हो f इक्वल टू क्यू ई होता है, इक्वल टू एम ए होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्सपिरेशन हो गया क्यू ई अपॉन एम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो क्यू की जगह पे स्मॉल ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड मास, तो ए की जगह पे पुट कर लो तो v इक्वल टू क्या हो गया ई अपॉन ई एम टी की जगह टाउ। तो देखो ऐसे करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आसान। ऐसे ही अगर हम सारे फॉर्मूले को मैच कराएं बच्चे तो v का हो जाएगा तुम्हारा जैसे ये हो जाएगा। ठीक है, c के लिए अगर हम आएंगे तो c के लिए हो जाएगा हमारा p, c के लिए रिलैक्सेशन टाइम और करेंट डेंसिटी तुम्हारा हो जाएगा e। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, a का हो गया r, b का हो गया तुम्हारा s, c का हो गया तुम्हारा p और d का हो गया तुम्हारा q, r s p q। अगर तुम देखोगे r s p q तो ये ऑप्शन 2 से मैच कर जाता है, ऑप्शन 2 से मैच करता है। तो ये था डायरेक्ट फॉर्मूला को कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कराना था। ओके सर, बाकी समझ गए बच्चे। पेपर तो क्या बोलेंगे, पेपर यही है, अब आप खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस नोटबुक के अंदर मिल जाएंगे तुमको डायरेक्ट। मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे वाले हैं जो सीधे सीधे मैच करते हैं। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। Question number 4. Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge density। देखो बच्चे, एक स्फीयर है, इसका कैपेसिटेंस लिखोगे c1
तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस R1 का है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। और दूसरा जो है तुम्हारा ये R2 का है, तो इसका कैपेसिटेंस C2 लिखोगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इनको आपने एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, कॉमन सेम हो जाएगा, ठीक है। जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा सेम है, वही कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। तो इस पर जो चार्ज आ गया Q1 वो हो जाएगा तुम्हारा C1V, और इस पर जो चार्ज आ जाएगा Q2 वो हो जाएगा C2V। अब हमें निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, तो वो होता है Q1 अपॉन सरफेस। तो सरफेस के लिए लिखोगे तो सरफेस 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ सिग्मा 2 लिखोगे तो वो हो जाएगा Q2 अपॉन एरिया, एरिया तो एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू रख देगा, तो ये हो जाएगा C1V 4 पाई R1 स्क्वायर। C1 की वैल्यू रखोगे 4 पाई कट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, V, और यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा 4 पाई तो कट हो गया, यहाँ पे R1। उसी तरह सिग्मा 2 निकालोगे, Q2 की वैल्यू रख दो C2V, और C2 की वैल्यू रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो ऊपर बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट और V, और यहाँ बच जाएगा एक R से एक R स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा R से। अब हमें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट V अपॉन R2। एप्सिलॉन नॉट V कट हो गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू हो गया R2 अपॉन R1। और ये मैच कर गया बच्चे ऑप्शन नंबर 3 से, ऑप्शन नंबर 3 से, ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। समझ गए क्या? ओके बच्चों, तो देख लो ये आपको समझाने में इतना लगा, बेसिकली ये क्वेश्चन और सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बेटा आप एक चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी का मतलब यहाँ वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ से E इक्वल टू, ये एनर्जी चल रहा है, एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम क्या है, तो देखो पहला प्लेट कैपेसिटर है, तो ये प्लेट हो गया, इसका एरिया रखा है, और जो दूसरा प्लेट इसके सामने रखा हुआ है वो D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो A इंटू D तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पुट कर देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू A इंटू D। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का इक्वेशन, जो कि मैच कर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 से, ऑप्शन 4। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, पेपर के क्वेश्चंस स्कोरिंग थे और बहुत बिग सीधे फॉर्मूला में ले जाकर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना था, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट कर लिए बच्चों? ओके, चलो अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 की बात करते हैं। तो इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर, ओके ठीक है, इसमें एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट आई जा रहा है, तो इसके पॉइंट 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो वेलोसिटी v से जा रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू होता है UVB साइन थीटा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तुम्हारा 10⁵ मीटर पर सेकेंड।
तो बच्चे मुझे यहाँ पे Q तो मालूम है, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, वेलोसिटी भी मालूम है, ये वेलोसिटी हो गया मेरा। अब मुझे कोई B बता दे, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो B निकल जाए तो अपना काम हो जाए। तो बच्चे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो होता है म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन डिस्टेंस d इंटू 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻⁷ करेंट दे रखा है बच्चे, कितना फ्लो हो रहा है करेंट 5 एम्पियर। ये d कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20/820 और ऊपर चला आएगा 100। ओके, और यहाँ पे ये तुम्हारा बच गया 2, तो 2 से ये हो गया 10, 10 से 0 कट हो गया, ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁶। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो 1.6 × 10⁻⁹ वेलोसिटी यहाँ से पुट करोगे 10⁵, और ये पुट करोगे तो 5 × 10⁻⁶। ओके बच्चे, तो ये मल्टीप्लाई करो 1.6 × 5, ये हो गया 8 और 10 का पावर -19 -6 25 में 5 चला गया, तो यहाँ -20 हो जाएगा न्यूटन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन आ गया बच्चे, ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन आ गया। वेल डन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया बच्चे, कुछ नहीं, क्यूबिक साइन थीटा फॉर्मूला में पुट करना था, बी को उन्होंने इस तरह से निकालने के लिए दे दिया था। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कोड नंबर P3 बुकलेट का हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें दे रखा है बच्चे, ये बहुत प्यारा सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बोल रहे हैं, एनर्जी E जो है एनर्जी और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल के रेशियो का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो बच्चे E का डायमेंशनल फार्मूला होता है मास m1l2t - 2, और G का अगर मान लो भूल गया निकालना है तो यहाँ पे क्या होता है m1m2/r²। फोर्स का होता है mlt - 2, G यहाँ मास इंटू मास 2 बार, तो m का पावर 2 r इंटू r, तो यहाँ पे l², तो एक m, तो इसको सॉल्व करोगे तो G इधर आएगा तो हो जाएगा m-1 l का पावर 3 और t का पावर -2। अब दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो गया m1l2 t-2 डिवाइडेड बाय m-1 l3 t-2। t-2 कट हो गया, ये ऊपर जाएगा तो m का पावर +2, l का पावर -1 और t का पावर 0। तो एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला रख के निकाला, तो ये हमारा आ गया आंसर, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन 2 से। तो हमारा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2। बच्चे सॉल्व हो गया, देख लो ये क्वेश्चन था, समझ गए क्या? बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, इसको रफ कर दाएंगे, अगर नोट करते जाओगे देखते जाओगे बहुत ईजी जाएगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8, और बच्चे इसमें पूछ रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए क्या। तो देखो बच्चे इसमें दो होता है, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव पीस, दो लेंस लगे होते हैं। ओबियस है अगर तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बड़े साइज का होगा, मतलब उसका आई पीस ऑब्जेक्टिव पीस दोनों बड़े लेंस होंगे, तो ज़्यादा रेज आएगा, ज़्यादा आपको क्लियर इमेज दिखेगी। तो इसके पहला ऑप्शन, अ लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, बिल्कुल लार्ज एपर्चर, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, ज़्यादा रेज। अ लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, बिल्कुल करेक्ट है। अ लार्ज एपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रेजोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए 4 ऑल ऑफ द अबव ये वाला हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो थोड़ा कॉमन सेंस में आगे भी हम सोच सकते थे, और ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके बच्चे, ये हो गया हमारा ऑप्शन
4। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, वो देखते हैं क्या है। इसमें फिर से एक बार मैच द कॉलम वाला, और रियली तुम एंजॉय करोगे कि देखो कितना प्यारा और सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा। यहाँ पे कॉलम 1 दिया इन्होंने और यहाँ पे कॉलम 2 दे दिया इन्होंने। ये तो कहो कि डायरेक्ट नोट्स के क्वेश्चन हैं ICT में जो हम लोगों ने बताया है। देखो यहाँ पे दिया है VRMS, ओके VRMS रूट स्क्वायर वेलोसिटी। बी में आपको दिया है प्रेशर का फॉर्मूला जो हम KTG में पढ़ते हैं, P/1/3 सी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब भी मॉलिक्यूल की बात आएगी हम K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेंगे, और जब मोल की बात आएगी तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और D में तुम्हारा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल डायटोमिक गैस। बच्चे अब देखते जाते हैं, यहाँ पे दिया है P में 1/3 mNV²। बच्चे ये डायरेक्ट प्रेशर का होता है फॉर्मूला 1/3, देखते ही समझ में आ गया। ओके, क्यों में इन्होंने दिया है N/3RT/m। याद करो ये VRMS का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके, उसके बाद इन्होंने R में दिया है 5/2 RT। पहले तो R देख के मैं समझ गया ये मोल के लिए है, और अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारा होता है F/2 RT। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है 5, इसलिए 5/2 RT। तो जैसे ही डायटोमिक में समझ गए तो बच्चा वाला यही होगा PQR इसका हो जाएगा, ठीक है, जो कि तुम्हारा 3/2 kB हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, A का Q आया, B का P आ गया, C का हमारा S आ गया, और D का हमारा R आ गया। ये सीक्वेंस आ गया ना बच्चों। तो इसके लिए हम जाएंगे तो ये मैच कर जाता है ऑप्शन A का Q, B का P, C का S, D का R। तो ये ऑप्शन 4 से मैच कर जाएगा, 4th ऑप्शन से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, कैसा स्टैंडर्ड है। ओके, ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 1G क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चे, और उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ए, इन्होंने जीनर डायोड के बारे में कहा है। अ जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस when used as a voltage regulator। बिल्कुल बच्चे, जीनर डायोड में ऐसे करके और ऐसे कर देते थे, ये हो गया जीनर डायोड। तो जीनर डायोड यूज होता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और ये वोल्टेज रेगुलेटर तभी यूज में आता है जब तुम इसको रिवर्स बायसिंग करके जोड़ोगे। अगर इसको तुमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया तो ये सिंपल डायोड जैसा बिहेव करता है। ओके, तो पहला का तो स्टेटमेंट, ए का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर जैसा बिहेव करेगा जब वो रिवर्स बायस होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में इन्होंने कहा है कि किसी भी पीएन जंक्शन मतलब एक डायोड का पोटेंशियल बैरियर 0.1 से लेकर के 0.3 वोल्ट के बीच में होता है। बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जर्मेनियम और जी और सिलिकॉन जो मोस्ट कॉमन पीएन जंक्शन डायोड के एग्जांपल्स हैं, उनका ही रेंज है 0.36 टू 0.7 वोल्ट। तो किसी भी डायोड का 0.1 से 0.3 के बीच में होगा, ये तो यहीं पे गलत हो गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन के रेंज से ही, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
तो ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। ऐसा ऑप्शन देखोगे तो हमारा ऑप्शन 4 मिलता है जो कहता है कि ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ओके बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज ऑन दिस डायरेक्शन विद यू। 3 डायरेक्शन दिए हुए, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है और इस तरह से तुमको एक डायपोल +q और -q रखा हुआ है, ठीक है, ये डायपोल होगा। तो पूछ रहे हैं कि डायपोल का मूवमेंट किधर होगा। तो बच्चे डायपोल का मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब राइट को होगा। और दूसरा स्टेटमेंट तुम जानते हो क्या, जैसे इधर से इधर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम कंसीडर करके चारों ऑप्शन पढ़ें तो ऑप्शन 3 जो है वो बोलता है कि डायपोल मूव टूवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीजेज। बिल्कुल, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने की डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये डायरेक्शन होगा मूवमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट और ओके बच्चे, ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बच्चे एक कॉन्केव लेंस दे दिया है और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस दे दिया है। ओके, एक ऐसा लेंस दे दिया है और एक ऐसा लेंस दे दिया है। इसका एफ है 20 सेंटीमीटर और इसका एफ है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का गैप डी है। यही डी निकालने का है, फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये आया रे और फाइनल रे जैसे भी रे आया होगा, फाइनल रे इससे पैरेलल चला होगा, दोनों से रिफ्रैक्शन किया। तो बच्चे जब ये दोनों से पैरेलल चला गया तो अगर तुम लिखोगे 1/f पावर का फॉर्मूला तो वो होता है 1/f1 + 1/f2 और माइनस f1 f2 यहाँ पे d f1 f2 ऐसे करके हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फोकस इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/20 -1/5 और माइनस प्लस d/100। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमारे यहाँ से लिखोगे तो d/100 = हो जाएगा 1/5 - 1/20। एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ 4 - 1 तो 3/20 और यहाँ पे चल रहा है d/100 तो ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स में तो d = 3 to 5 तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर गया था, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, नोट कर लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और कितना प्यारा सिंपल क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। देखो सिंपल, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अर्थ पे होता है 2gm/r। एक दूसरा प्लेनेट है वहाँ के BEP अनदर प्लेनेट के लिए, तो ना ये 2 चेंज होगा ना g चेंज होगा, लेकिन मास ऑफ प्लेनेट चेंज हो जाएगा और रेडियस ऑफ प्लेनेट चेंज हो जाएगा। गिवन है बच्चे कि रेडियस ऑफ प्लेनेट 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, तो 4r है। और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी ऑफ अर्थ, यहाँ पे हमने लिखा अर्थ, और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट
ये दोनों सेम है। तो डेंसिटी अर्थ के लिए लिखोगे बच्चे तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे लिखोगे तो मास ऑफ प्लैनेट इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया, यहाँ बच गया m अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे बच गया mp। और rp गिवन है 4r, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा 4r का क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये r क्यूब कट हो गया, तो mp इक्वल टू हो गया 4 क्यूब m, और 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 m। अब आओ यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लैनेट में, तो VE प्लैनेट, तो ये हो गया 2g मास की जगह पे m इंटू 64 डिवाइडेड बाई रेडियस rp की जगह पे r इंटू 60। तो बच्चे ये पूरा टर्म मिलके हो गया VE, और इधर हो गया 16। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चे, तुम जान रहे हो कि हमारा कोड कौन सा है। कोड की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये P3 कोड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग है ना, P3 कोड इसलिए याद दिला दिया कि तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने में इजी हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2gm अपॉन r, ये अर्थ के लिए हो गया। कल एक दूसरा प्लैनेट है, उसके लिए बताइए। तो एस्केप वेलोसिटी एक प्लैनेट के लिए, उस प्लैनेट के लिए तुम लिखोगे p कर देते, तो यहाँ पे 2 वही रहेगा, g यही रहेगा, लेकिन मास mp प्लैनेट का हो जाएगा और रेडियस rp उस प्लैनेट का हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे इन्होंने दे रखा है, ये गिवन है कि rp जो है वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट P फॉर प्लैनेट इक्वल है। तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो अर्थ के लिए 4/3 पाई r क्यूब लिखोगे, और उस प्लैनेट के लिए लिखोगे mp 4/3 पाई और उस प्लैनेट के रेडियस का क्यूब। तो 4/3 पाई कट हो गया, m अपॉन आर क्यूब mp, और यहाँ पे रखोगे rp गिवन है 4r, तो यहाँ लिखोगे 4r का क्यूब, है ना। तो ये हो गया m अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे mp मास ऑफ प्लैनेट 2 64 4 का क्यूब r क्यूब, तो r क्यूब गया, तो यहाँ से mp इक्वल टू आ गया 64m। यहाँ पे पुट करो बच्चे, तो अब तुम्हारा हो जाएगा VE ऑफ दैट प्लैनेट, 2 वही रहने दो, g रहने दो, mp की जगह पे 64m लिखोगे तो m इंटू 64, ओके, और rp की जगह r इंटू 4, तो ये कट हो गया 60। बच्चे ये वाला तो VE हो गया अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, तो VE ऑफ प्लैनेट इक्वल टू हो गया अर्थ का VE इंटू रूट 16 को बाहर लोगे तो वो 4 आ जाएगा, तो 4 VE। ये ऑप्शन मैच कर गया बेटा ऑप्शन 1 से, तो ये हो गया ऑप्शन 1 4B, ओके करेक्ट है। देख पा रहे हो, सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताने के लिए इतना करना होता। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आधी बातें तो मन के अंदर ही कैलकुलेट कर लोगे, और करते हैं बच्चे। तो ये लग रहा होगा बहुत टाइम लगा, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं लगा, ये टाइम 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ओके बच्चे, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो ये हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें क्या है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ए और जेड ऐसे करके दे रखा है, ये रिड्यूस होके चला गया तुम्हारा बी में, तो यहाँ z-1 हो गया, और यहाँ पे ऊपर रहने दो, ऊपर की हमें जरूरत भी नहीं है, दिया भी नहीं है सी। फिर यहाँ पे z-3 हो गया, और फिर यहाँ से d, और यहाँ पे z-2 हो गया।
बच्चे देखो यहाँ पे तुम्हारा जेड क्या हुआ, -1 हो गया, फिर यहाँ से जेड कितना हो गया, -1 से तुम्हारा चला गया जेड -3, -2 हो गया, और फिर यहाँ से एक +1 हो गया। तो ये -2 किसके लिए होता है, अल्फा पार्टिकल के लिए, -1 किसके लिए नेचर होता है, तो बीटा प्लस पार्टिकल का, और +1 बीटा माइनस पार्टिकल। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से जो डीके हुआ उसका नेचर, पहले बीटा प्लस फिर अल्फा और बीटा माइनस, और ये हमारा मैच कर गया बच्चे ऑप्शन 4 से। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 4। ओके, समझ गए? ओके, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बच्चे स्क्रू गॉस दिया हुआ है, उसका मेन स्केल रीडिंग पूछ रहे हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n सर्कुलर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखोगे क्वेश्चन में मेन स्केल रीडिंग MSR 0 दे रखा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब स्मॉल n 52 दे रखा है, और लीस्ट काउंट जो है तुम्हारा 1 मिलीमीटर है, कितने में 100 में डिवाइड है क्योंकि टोटल 100 है। तो ये आ गया तुम्हारा 0.1 मिलीमीटर है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.52 मिलीमीटर। लेकिन बच्चे ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.052 एक 10 से डिवाइड करने से मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से ये हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ये हो गया बच्चे। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो गया, 16 की बात गई। 16 तो बहुत प्यारा सिंपल क्वेश्चन है और मजेदार भी कह सकते हो। इसमें ये दे रखा है बच्चे, एक RLC सर्किट, L है, C है और R है। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो VC बोलोगे तो ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट VC। ये VR जो है 40 वोल्ट है, और VL, L के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस भी 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट। ओके, और ये ऐसे कनेक्टेड है। तो बच्चे इसमें पूछ रहे हैं द इम्पीडेंस ऑफ द ट्राइंगल, और यहाँ पे V की वैल्यू नहीं है, R√2, ठीक है। तो इम्पीडेंस निकालने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे, 2-3 फॉर्मूले सिंपल वाला लेते हैं, R² + X², और X हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ XL - XC। तो बच्चे RX और XC, RXL और XC मिल जाए तो हमारा Z इम्पीडेंस ट्राइंगल का Z निकल जाए। तो R कैसे निकालें, देखो बच्चे, इसमें जो करंट गया है वो इन्होंने पिक करंट दे रखा है I = 10√2। तो तुम IRMS की बात करोगे तो IRMS हो जाता है तुम्हारा I0/√2, तो ये हो जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाय √2 कट हो गया 10 एम्पीयर। ओके, अब तुम जानते हो ओम्स लॉ लगाओगे R के क्रॉस, ये R है, तो VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज करंट इनटू R। तो ये तुमको 40 दे रखा है, करंट आपने 10 निकाला है, और R 0 से 0 कट हो गया तो R = 4 हो। इसी तरह से आप लगाइए VL = I × XL। तो VL यहाँ पे कितना दे रखा है, L के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, ये L है, तो 40 है, तो यहाँ भी लिखोगे 40, I तो सेम ही जाएगा तीनों में क्योंकि सीरीज में है, 10 XL 0 से 0, तो XL = हो गया 4 ओम। और यही काम करोगे तुम किसके लिए, VC के लिए, तो VC के लिए लिखोगे IXC, VC, C के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ XC, तो XC तुम्हारा आ गया 1 ओम। तो अब देखो तो बच्चे यहाँ पे XL - XC, तो XL है 4 - 1 तो 3 ओम, और R तुम निकाल ही चुके हो 4 ओम, तो Z लिखोगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 225 बोले तो 5 ओम। और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 डन हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर 16 था बच्चे, देखते जाओ क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है और क्या लेवल है। ओके अब बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पार्टिकल है जो हाइट s से रिलीज हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट इसकी दे रखी है s, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल, ये इनिशियल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो वो हो जाएगा mgh की जगह पे s है। कह रहे हैं कि ये कुछ हाइट नीचे h गिर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा mgh और कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगा हाफ mv स्क्वायर। लेकिन बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि 3 mgh है ना। इसको पकड़ लो पॉइंट A और इसको पकड़ लो पॉइंट B, लिख दो एनर्जी कंजर्वेशन ke plus p at point A must be equal to ke plus p at point B। तो यहाँ पे ke 0 पोटेंशियल mgs, यहाँ पे ke हो गया 3 mgh और पोटेंशियल तो तुम्हारा mgh है ही B पॉइंट पे। तो mg कट करो तो s इक्वल टू आ गया 4h, तो h हो गया तुम्हारा s/4, हाइट निकल गया। फिर पूछते हैं कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए। तो वेलोसिटी बताएंगे बच्चे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। हाँ तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 3, तो k इक्वल टू है तुम्हारा n3 mgh, काइनेटिक की जगह लिखोगे हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे 3 mgh की जगह पे तुम्हारा s/4 आ गया, m से m कट हो गया तो ये 2 से 4 कट के ये हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो गया तुम्हारा 3gs/2। तो यहाँ से लिखोगे तो v इक्वल टू √3/2gs। और इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन 1 आता है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके रफ करता जा रहा हूँ, लिखोगे लिख के देखोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। हो गया बच्चे। अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ओके 18 में क्या है तो जानते हो, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे करके पार्टिकल u0 है, ये फिसल के जा रहा है, तो इसमें Sn लिखोगे तो u तो 0 है, तो पहला हो जाएगा a/2 2n-1। फिर पूछ रहे हैं n की जगह पे n+1 सेकेंड के लिए, तो सो सिंपल a/2 या 2 n की जगह कर दो n+1 -1, तो ये हो गया a/2 2n + 2 -1 इन ब्रैकेट, तो ये हो गया a/2 2n + 1। और दोनों का रेशियो पूछ रहे बच्चे Sn+1, तो दोनों का रेशियो निकालोगे a/2 कट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2n-1 और यहाँ बच जाएगा 2n+1, रेशियो लोगे तो कट होके। और इस तरह से ये हमारा ऑप्शन मैच कर जाता है ऑप्शन नंबर 3 से, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है कि एक
तुम्हारा बचा अमाउंट का n इक्वल टू फॉर्मूला होता है, ये रेशियो ही देख लो, ये रेस्ट अमाउंट दिखेगा और ये इनिशियल अमाउंट का फॉर्मूला होता है तुम्हारा t हाफ का पावर t अपॉन t हाफ अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये t हाफ अपॉन t, ऐसे करके यहाँ पे फॉर्मूला होता है तुम्हारा इनिशियल अमाउंट का, ठीक है। इस इनिशियल अमाउंट को यहाँ फिर से लिखता है t हाफ पावर और यहाँ पे t ओरिजिनल, ठीक है। और यहाँ पे तुम इनिशियल अमाउंट का रेशियो दे दोगे n इक्वल टू यहाँ पे n नॉट कर दो, ऐसे करके, ठीक है बच्चे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हम अगर 1 यूनिट लेकर के सॉल्व करें तो n नॉट निकाल लो, यहाँ पे सिंपल कर लेते और n नॉट 1 टू दी पावर, ऐसा करके अगर हम 1 यूनिट इनिशियल अमाउंट ले तो यहाँ 1 t हाफ है तुम्हारा कितना बच्चे 100 और टाइम किया कितना दिया हुआ है, सॉरी ये 1/2 होता है, का पावर 150। तो ये 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट करोगे 3 और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2/3। 2 का मतलब हो गया बच्चे ये आना चाहिए हमारा, ओके सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला ऐसे है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। फॉर्मूला है हमारा n अपॉन n नॉट इक्वल टू हाफ टू दी पावर t अपॉन t हाफ। तो यहाँ पे बच्चे देखो ये रेशियो निकालने के लिए 1/2 t की जगह हमने पुट कर लिया 150 और t 100 दे रखा है, ये तो कट हो गया, तो ये 3 और ये 2, तो 3/2, तो 1 का क्यूब करो तो 8 हो जाएगा, 8 का पावर फिर बच गया 1/2, तो ये आ जाता है 1/2 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 19, जिसका ऑप्शन आएगा बच्चे ऑप्शन थर्ड मैच करिए। तो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहता, वैल्यू पुट करते, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 20 पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चे एक सर्किट दे रखा है, यहाँ पे C है, फिर यहाँ भी C है और यहाँ भी एक कैपेसिटर C है, तीनों की वैल्यू सेम है, C एंड C, और यहाँ पे ऐसे शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, यहाँ पे पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B, और पूछ रहे हैं कि C इक्विवेलेंट बिटवीन A B। तो बच्चे देखो ये वाला C जो है ये ऐसे शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा, ये इफेक्टिव नहीं रहा, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया, मतलब आपकी सर्किट में सिर्फ 2 ही कैपेसिटर बच गए, वो भी इस तरीके से पैरेलल C और C। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालोगे तो ऐड हो जाता है, तो C प्लस C, तो ये हो गया तुम्हारा 2C, और 2C इसमें ऑप्शन थर्ड है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन थर्ड। ओके बच्चे, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, नोट कर लिए। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सेम थिकनेस, सेम मटेरियल, सेम लेंथ के 4 वायर को आपने ऐसे पैरेलल में ऐड कर दिया, पैरेलल में। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रेजिस्टेंस को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। सबकी वैल्यू R ही होगी क्योंकि सेम मटेरियल, सेम थिकनेस, सेम लेंथ, तो इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो पैरेलल में 4 R/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू इन्होंने 0.25 मतलब कि 1/4 दे रखी है, तो 4 कट हो गया, R = 1 हो गया। कह रहे हैं कि इस चारों को सीरीज में अरेंज कर दीजिए, कर दिया 1 2 3 4, तो R R R R, तो अब नया R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो 4R होगा, R की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है, तो 4 × 1 दैट मीन्स 4 Ω, सॉल्व हो गया उससे 4 Ω। तो 21 का हमारा हो जाता फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1।
ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 21 तक हम पहुँच गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में न्यूक्लियर मास 240 का है, ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इतना। देखो कोई एक्स मान लो 240 का था, ये ब्रेक करके दो इक्वल y प्लस y, तो यहाँ पे 120 और 120 में ब्रेक हो गया प्लस एनर्जी की। तो हमसे ये एनर्जी पूछ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस। तो हम जो ये लिखेंगे, यही बाइंडिंग एनर्जी चला जाता है Q, तो ये क्या करोगे, दोनों तरफ की एनर्जी का डिफरेंस, तो इसमें इन्होंने दे रखा है मास 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्रेगमेंट न्यूक्लियाई इज 7.6 MeV, while that of fragment 1.5 8.5। जब वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240, पहले देखो 120 और ये 8.5, इसका 8.5, फिर इसके लिए निकालोगे तो 120, ये 8.5 कहाँ से आ रहा है सर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टूट गया उसका 8.5 एनर्जी है, और माइनस करोगे, ये तुम्हारा आउटपुट एनर्जी हो गया इनपुट कितना, तो वो तुम्हारा है 240 इंटू 7.6। ओके बच्चे, तो यहाँ से करोगे तो ये 240 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 8.5 120 ऐड हो गया, और यहाँ से 7.6, तो ये हो गया 240 इंटू 0.9, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 216 MeV, और ये मैच कर गया बच्चे ऑप्शन 1 से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बच्चों कि पूछ रहे, देखो दो टाइप, पी टाइप और एन टाइप, पॉजिटिव होल जिसमें एक्सेस होता है उसको पी टाइप, और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होता है उसको एन टाइप कहते हैं। तो जानते हो दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन है, मतलब जितना होल्स है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो क्या करंट का क्या रिलेशन होगा। तो देखो बच्चे, जो एन होता है वो निगेटिव टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पी होता है वो होल्स पॉजिटिव टाइप के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, मोबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन के होल्स के रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, वो जल्दी मूव कर जाता है। तो तुम करंट की बात करोगे तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब मोबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसमें करंट जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे करंट इन n टाइप फॉर सेम कंसंट्रेशन ऑफ n and p ग्रेटर होगा करंट इन p टाइप, ऐसे करके, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा, मतलब कि हमारा ये मैच कर जाएगा ऑप्शन 4 से। ओके बच्चों, ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा हो गया 23। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24। The number of photons per second on average emitted by the source of monochrome multiplied to wavelength 600 nanometer, what is delivered to the power। ओके बच्चे, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं द पावर, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछ रहे हैं, ठीक है ना, और इट डिलीवर्स द पावर, पावर हमें दे रखा है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स। देखो यहाँ पे पावर की जगह पे पावर इक्वल टू हमें दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻³ -3 वैट, और
एच दे रखा है प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और वेवलेंथ लैम्डा ये दे रखा है 600 नैनोमीटर। तो इसमें पूछ रहे हैं बच्चे कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स जनरेट होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हमारा हो जाता है एन एच सी अपॉन लैम्डा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, तो एन इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी, और सबकी वैल्यू रखें। तो पावर यहाँ हमारा है 3.3 इंटू 10⁻³ लैम्डा हमारा कितना है 600 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर है ना, इसलिए h की जगह लिखोगे तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34, और c का होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जानते हो 3 इंटू 10⁸। अब बच्चे सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले तो 10 की पावर को संभालते हैं, है ना। ये नंबर्स लिख लो, तो यहाँ पे देखो एक जीरो से 2 जीरो चला गया, तो यहाँ पे 2 जीरो जाने का मतलब यहाँ बच जाएगा 6। ओके, तो अब तुम्हारा बच गया 3.3 इंटू 6, और नीचे में बच गया 6.6 इंटू 3। ओके, 10 का पावर यहाँ 6 बच गया, 34 प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो 34 में 6 जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 10⁻⁻28, और ऊपर बच जाएगा -9 -11, तो कितना बच जाएगा -9 और -3, तो -12। ओके, अब देखो ये इससे 2 टाइम्स में कट होगा, 3 इंटू 2 6 कट हो गया, तो यहाँ तो बच गया 1, और यहाँ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻28 प्लस में कन्वर्ट हो गया -12, तो ये बच जाएगा 10⁻60। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 24 का कौन सा ऑप्शन मैच करेगा सर? इसका ऑप्शन मैच कर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको रफ कर दूं दोस्तों। बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में ऐसे समझ लो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ कंडक्टर का, यहाँ तक रेडियस r है, और ये स्मॉल r इनसाइड हो गया, ये r लेस देन r हो गया, और बाहर आओगे तो r ग्रेटर देन r हो गया है। तो इसके लिए बच्चे जब इनसाइड जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r होता है, और जब बाहर जाओगे कंडक्टर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r होता है। इसके लिए अगर हम ग्राफ का बनाए b और r का, तो यहाँ तक r इक्वल टू r तक में ये स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद ऐसे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ हमारा हो जाता है, अगर मैच करोगे तो ऑप्शन 4 से मैच कर जाता है बच्चे, तो ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में क्या है? तो 26 में ये है बच्चे कि एक लिक्विड में ग्लिसरीन में जिसकी डेंसिटी दी हुई है, उसमें तुम एक ऑब्जेक्ट मास m का, तो इधर देखो डाउनवर्ड लगेगा mg, और ऊपर लग जाएगा विस्कस फोर्स तुम्हारा Fb। ठीक है, तो इस तरह से ये विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो यहाँ विस्कस फोर्स पूछ रहे हैं बच्चे, तो ये डायरेक्ट अगर हम विस्कस फोर्स की बात करें तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए पूछोगे तो ऐसा होता है mg 1 -
डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड है d/2 और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है d। तो d से d कट हो गया, तो यहाँ बच गया mg 1 माइनस 1/2 बोले तो mg/2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके बच्चे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा ऑप्शन मैच किया सर? और देख लेते हैं। हमारा मैच किया ऑप्शन 2, mg/2 से मैच किया। ओके 26 हो गया। अब आप बच्चे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि ऑप्टिक्स का री ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। सिंपल है, थोड़ा अगर ये डायग्राम समझते हो तो ऐसे करके एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर देखो ऐसे आके गिरा, तो यहाँ पे और ये यहाँ तक जाएगा। इस सरफेस के बाद यहाँ से सरफेस पे नॉर्मल डालो, नॉर्मल डालो, तो ये ऐसे करके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा E2 पकड़ लो एंगल, ये R2 पकड़ लो, R2 यहाँ पे R1 0 होगा, E1 भी 0 होगा, R1 E1 दोनों यहाँ पे फर्स्ट सरफेस के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो पूछ रहे हैं कि इमरजेंस एंगल, यहाँ पे E2 हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल E2 का। ओके ना? तो कैसे निकालें? तो देखो बच्चे, यहाँ पे एंगल यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 60 दे रखा है, यहाँ 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तुम जानते हो R1 प्लस R2 इक्वल टू किस एंगल A होता है। यहाँ R1 0 है, R2 A के बराबर होगा और A हमारा यहाँ पे दोनों सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका A लेते हैं तो 30 डिग्री हो गया। R2 मेरे को मिल गया। अब इस सरफेस के लिए इधर एयर इधर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया होगा, तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो लिखोगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लिखोगे बच्चे तो क्या होता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो μ1 की जगह √3, sin I की जगह पे I बोले तो यहाँ पे I के लिए कौन सा काम करेगा R2, और यहाँ पे μ2 एयर है 1 ऑन sin R, रिफ्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा sin E2, यही E2 तो हमें निकालना है। √3 sin R2 तुम्हारा 30 डिग्री आया तो वो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे sin E2, तो ये हो गया √3/2 sin E2। तो E2 होगा तुम्हारा यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि ये sin 60 डिग्री की वैल्यू है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन कौन सा बच्चे, 60 डिग्री वाला ऑप्शन 2। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन 2। बहुत बेसिक फंडामेंटल तुम देखोगे तो ये नोट्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, ओके आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 27 का 2 हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है, और क्वेश्चन नंबर 28 भी देखते हैं। 28 में बोल रहे हैं कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। बहुत बढ़िया। और तुम जानते हो क्या कि कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल टू C इंटू V, और तुम ये भी जानते हो dq/dt करेंट हो जाता है तो I। तो यहाँ C भी लिखोगे तो C V0 sin ओमेगा t। तो करेंट के लिए तुम्हारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ q/t। तो यहाँ पे लिखोगे q की जगह पे C V0 sin ओमेगा t डिफरेंशिएशन dt। कांस्टेंट बाहर ले लो तो C V0 बाहर आ गया, साइन ओमेगा यहाँ ओमेगा है तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर लो, ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और साइन का हो जाता है तुम्हारा कॉस ओमेगा टी। तो सी आई इक्वल टू हमारा सी V0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ऐसा कॉस के दो फंक्शन है जिसमें सी से मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसा ऑप्शन 2 है। तो हमारा हो गया ऑप्शन 2। ये हो गया बच्चे हमारा 28 का सॉल्यूशन। ओके चलो रफ कर दो, आगे बढ़ो। ओके क्वेश्चन 29 देखो बच्चे, फोर्स है, एक्सीलरेशन है और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में दिया। तो एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स
एक्सीलरेशन और टाइम। तो बहुत सिंपल बच्चे। एनर्जी बोले तो वर्क पकड़ लो, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो F इंटू एक्स कॉस थीटा टू डायमेंशन लेस हो गया, तो फोर्स का तो फोर्स आ गया। अब x को t से डिवाइड कर दो तो ये वेलोसिटी बन जाएगा, तो एक t यहाँ लगा दो, कट होके देखो वही बच गया F। अब ये हो गया F dt, एक और t यहाँ लगा दो तो ये एक्सीलरेशन बनेगा, तो एक और t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया F v बाई टी एक्सीलरेशन, और t इंटू टी तुम्हारा t स्क्वायर। तो देखो ना डायमेंशनल फॉर्मूला F का +1 a +1 और t का +2, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ F a t, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड से मैच कर जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। ओके, डन है बच्चे? ठीक है, चलो 29 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व क्या है। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है? पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए जानते हो बच्चे, पोटेंशियोमीटर कैसे बना देता है मैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ऐसे करके होता है और यहाँ पे एक ये लगा देते हैं जिसका ये में निकालना है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है और ये स्लाइड है सर, तो जिस लेंथ पे जाती है बैलेंस हो जाता है, और के इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पीजी। तो इक्वल टू फॉर्मूला होता है के एल। ओके, पहले इन्होंने दिया है कि ई के जगह पे 1.5 है, के मालूम नहीं है, और लेंथ जो है वो जाके बैलेंस हुआ है 36 पे, तो मुझे के यहाँ से मिल गया 1.5 डिवाइडेड बाई 36। ओके, फिर बोल रहे हैं इफ अनदर सेल ऑफ, अब दूसरा सेल ई के जगह पे आ गया 2.5, तो के इंटू नया वाला लेंथ एल डैश से निकालना है, तो यहाँ पे देखो 2.5 के जगह पे आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 36 इंटू एल डैश, तो ये 5, तो ये 3 से ये 12, तो एल डैश इक्वल टू हो गया 12, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 5 से, तो 60 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन मैच कर गया इस कंडीशन में, न्यूमेरिकल में ऑप्शन 60 किस में 2 में, तो ये हो गया हमारा 30 का ऑप्शन 2। ओके बच्चे, ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 के लिए क्या है बच्चे कि स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर 10 मीटर एक स्प्रिंग है, इसको आपने नॉर्मल कंडीशन में था, नॉर्मल कंडीशन से खींच लिया, कितना खींचा यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक आपने खींच लिया बाय अ फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है। The time period of oscillation when the mass 2 kg is suspended by it. स्प्रिंग है जो कि स्ट्रेच्ड है 5 सेंटीमीटर से 80 न्यूटन फोर्स पे, तो F इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा kx, होता है ना, F इक्वल टू kx। F दे रखा है इन्होंने 10, k स्प्रिंग कांस्टेंट है मालूम नहीं, x के जगह 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 हो गया, ये कट हो गया तो 20 हो गया, तो k इक्वल टू 20 इंटू 10, तो 200 न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा k। अब बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऐसे चेंज कर क्वेश्चन 2 पाई रूट अंडर, देखो t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये t इक्वल टू निकालोगे तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये भी समझ लो कैसे आता है, बेसिक फॉर्मूला है आप जानते भी होंगे, F इक्वल टू ma होता है, और a की जगह तुम लिखोगे तो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर x एक्सीलरेशन, तो और सिंपल करता है a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे ओमेगा से क्या मतलब है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चे, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाता है m बाई के, डायरेक्ट है, उतना फॉर्मूले का डेरिवेशन लिख दो जाओ लेंदी हो जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपने जरूर एसएचए में पढ़ा होगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के। यहाँ पे m दे रखा है बच्चे कितना 2, और k की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर
1/100 निकालोगे तो 2 पाई रूट अंडर 100 का रूट अंडर 10 हो गया। 2 पाई मतलब हो गया तुम्हारा 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6.28 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.628 सेकेंड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया, इस तरह से सॉल्व कर दिया। ऑप्शन मिलाने जाओगे बच्चे तो ऑप्शन 1 मैच कर गया इसके लिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हुआ। ओके, अब आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं, जिनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW हो जाता है। तो EMW फिलहाल छोड़ो, B और E एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन E और B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे बच्चे 1 को देखोगे तो E के जगह पे है -J +K और B के जगह पे है मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे -J और +K। तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे E डॉट B दोनों, तो डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है, यहाँ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते तो -1 -1 1 +1 +1 +1 2 नहीं, ये एंगल 0 नहीं आया। एंगल 0 होने के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए। ऐसे चेक करते हुए जब तुम ऑप्शन 3 में पहुंचोगे तो E इक्वल टू है तुम्हारा -J +K और B इक्वल टू है तुम्हारा -J -K। तो देखो यहाँ माइनस माइनस डॉट निकालना है E डॉट B, अगर 0 आ गया तो 90 डिग्री होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ +1 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा 0। अरे डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब थीटा 90 डिग्री है, मतलब ये ऑप्शन 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ओके, इस तरह से ये इतना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 32। आओ बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अगला क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है। क्वेश्चन नंबर 33 और 33 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओगे बच्चे तो इसमें क्या दे रखा है तुम्हारा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है T1 - T2, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। आई होप ये टाइम T है और ये इनिशियल फाइनल टेम्परेचर है और यहाँ पे है T1 + T2, दोनों का एवरेज लेते थे 2 माइनस यहाँ T0 सराउंडिंग टेम्परेचर होता है बच्चे यहाँ के से। तो पहले ये 90 से 80 गया, तो तुम यहाँ लिखोगे 90 - 80 डिवाइडेड बाई टाइम T लगा है K और 90 + 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है। तो ये हो जाएगा बच्चे 10/T और ये K 90 80 कितना हो गया 170, 170 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 85 - 20, तो ये हो गया 65। ओके, इसको इक्वेशन 1 होगा। फिर कह रहे हैं कि इसी फॉर्मूला को अब आपको पहले तो ये गया था कितने से 90 से 80 गया था, अब बोल रहे हैं कि 80 से इसको ले जाइए 60 तक, तो अब ये T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा, तो 80 - 60 तो यहाँ 20T हो जाएगा, मनीमन कर रहे हैं K। फिर 80 + 60 तो 140 डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा कुछ गड़बड़ किया क्या 80 + 60 तो कितना हो गया 140, तो 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 70, तो बेटा यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया 90 + 80 170 हो गया, तो 170 के लिए हम लिखेंगे तो ये 85 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 + 140, तो यहाँ पे हो गया 170 और -20 तो यहाँ हो जाएगा 50, है ना। और ये वाला T', तो दोनों का रेशियो निकालो तो हमारा T' निकल जाएगा। तो देखो 10/T डिवाइडेड बाई, तो ये ऊपर चला जाएगा T'
यहाँ बच जाएगा तुम्हारा 20, ओके। और ये के से के कट हो गया, यहाँ बच जाएगा 85 और यहाँ बच गया 50। ये कट करोगे ये 2 हो गया, तो t डैश इक्वल टू तुम्हारा, ये कट करो 5 से तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितने बार हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और इससे ये 5, तो 13/5t। और ये हमारा मैच कर गया ऑप्शन 13/5t किसमें है, थर्ड। ये न्यूटन-स्टॉक्स का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला। ओके बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा, इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सेंसिटिव सरफेस, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, जीरो एरिया वर्क फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा होता है h म्यू। तो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ mv² hc लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को ऐसे कर लिया। अब इसको लिखूंगा तो ये p², ये हो गया कन्वर्ट मोमेंटम में, ठीक है, 2m, ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने का, और यहाँ हो गया hc लैम्डा। तो यहाँ से p लिखोगे बच्चे तो वो हो जाएगा √2m hc लैम्डा, ओके। अब मुझे निकालना है डी ब्रोगली, लैम्डा डी। तो लैम्डा डी के लिए मेरा होता है h/p फॉर्मूला, तो h p मैंने यहाँ निकाला हुआ है, तो यहाँ पुट कर लूँगा, पुट करूँगा तो मेरा हो जाएगा 2m hc लैम्डा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो लैम्डा d² इक्वल टू ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा और h भी बचेगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बच जाएगा 2m h² और यहाँ पे hc, एक h से एक h कट हो गया, तो मेरा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2mc डिवाइडेड बाई h और लैम्डा टी का स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन 4 से मैच कर पाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा 34 का सॉल्यूशन। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो एक सीवी का डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी कर दिया है वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है ना। वर्क पावर एनर्जी में जाके देखो ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। 60 मीटर हाइट से सेम है, वहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंज होगा, लेकिन पूरा का पूरा यही है। वाटरफॉल हो रहा है 60 मीटर हाइट से, ठीक है, 60 मीटर हाइट हो गया, और ये टरबाइन पे गिर रहा है जिससे पावर, तो ये 15 कितना मास आ रहा है, मास आ रहा है 15 kg पर सेकेंड, मतलब वाटर आ रहा है 15 kg एक सेकेंड में। लॉसेस जो है वो 10% है इनपुट है। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो पावर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी के लिए क्या लिखोगे mgh अपॉन टाइम, तो m/t तुमको दे रखा है 50, ये m/t ही तो है, पर सेकेंड है, तो m/t है, g की जगह पे 10 और h की जगह पे 60, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका 90% यूज हुआ, ये 100% हो गया, 90% यूज हो रहा है 10%, तो यहाँ 0.9 कर दोगे। तो बच्चे देखो आंसर किलोवाट में लाना है, तो एक जीरो, दो जीरो और एक इसमें से निकाल दो, 3 जीरो, तो 1.5 × 6 × 0.9, एक जीरो, दो जीरो और एक से 10⁻³ किलो में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 × ठीक है ना, और ये 0.9 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 8.1, इनको लिखोगे किलो वाट। तो ये हमारा मैच कर गया ऑप्शन 3 से बच्चे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखते जाओ, सुनते जाओ, पेपर क्या है नहीं है ये तुम डिसाइड करो, ठीक है। 35 का काम है, और 15 क्वेश्चंस बचते हैं, और बच्चे और 15 क्वेश्चंस कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है बच्चे, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल रेडियस आर के टोटल कितने 27 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, बिगर ड्रॉप। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला है बच्चे क्या, कैपिटल आर, रेडियस आर इक्वल टू n का पावर 1/3 स्मॉल आर। n कितना था 27 का पावर 1/3 स्मॉल आर। तो 27 का पावर 1/3 करोगे तो ये 3, तो जो बड़ा वाला ड्रॉप है ना उसका 3r हो गया। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बच्चे, देखो पोटेंशियल V इक्वल टू Q/4πε0r, ऐसे करके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो पहले एक पे स्मॉल चार्ज Q था, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 Q चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो अगर तुम V1/V2 का रेशियो निकालोगे तो 4πε0, तो यहाँ बच जाएगा Q1 R1 इंटू R2 Q2। तो V1 कितना दे रखा है बच्चे, देख लेना इस क्वेश्चन में 200 प्रिंट है, वो 220 होगा। एक्चुअली मिस प्रिंट है, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो 220 V2 Q हो गया तुम्हारा 27 स्मॉल q। तो Q तो दोनों का सेम ही होगा, तो ये कट कर दूंगा, तो बच गया R1/R2। तो R2 की जगह 3R और बिगर ड्रॉप, और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा कितना R1, R हो गया। यहाँ पे तो एक बार फिर से देखिए, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एट 220 वोल्ट ईच, द कंबाइंड फ्रॉम अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो पोटेंशियल के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमारा पोटेंशियल कैसा हो जाता था, पोटेंशियल Q/4πε0 Q, यहाँ पे R², ये सॉलिड स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, और सॉलिड स्फीयर जैसा बिहेव करेगा। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हमें, यहाँ तक तो ठीक है, ये इन जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला था तो ये हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ तक देखो बच्चे, ये हो जाएगा, दोनों तरफ चार्ज की बारी करो तो कितना हो गया 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर अरेंज्ड एट 220 वोल्ट ईच, द कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ओके, तो Q करके अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा V डैश जो है वो आ जाएगा, एक का यहाँ V था मतलब 220 था। ओके, तो V के लिए चार्ज तुम्हारा Q था, तो अब नया वाला V1 यहाँ पे Q1 और अपॉन R, ठीक था बच्चे, हमें एक्चुअली Q को कट नहीं करना था, V1/V2, तो यहाँ हम लिखते थे Q1/R1 और यहाँ पे R2/Q2। ठीक है, क्यों चार्ज आपने कट नहीं किया सर, क्योंकि कट चार्ज ठीक है कंजर्व रहेगा, पहले भी 27 था अभी भी 27, लेकिन पहले तो तुम एक इंडिविजुअल ले रहे हो ना, एक छोटे आर का V ले रहे थे ना, तो यहाँ पे V की जगह 220 हो जाएगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ पे Q1 की जगह पे तुम पुट करोगे, जानते हो कितना बच्चे, स्मॉल q, R1 की जगह स्मॉल r, यहाँ पे 3r और यहाँ पे Q2 की जगह 27r। तो 27 Q, क्योंकि 27 मिलके ये 27 Q हो जाएगा। तो Q से Q कट हो गया, R से R कट हो गया, 3 से ये 9 कट हो गया, तो V2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 220 इंटू 9, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1980 वोल्ट, जो कि ऑप्शन इससे मैच कर गया, ये हमारा ऑप्शन 1 से मैच कर गया बच्चे। ओके, देखते जाओ, नोट भी करते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। 36 तक तो हम पहुंच गए और 14 क्वेश्चंस बचे हैं, आगे उनको भी देख लेते हैं, दे आर वेरी सिंपल। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 37 की बात करोगे बच्चे तो देखो, एक ऐसे है, और मैं इसकी बात क्लियर की बाद में बात करता है। यहाँ पे तुम्हारा
u इक्वल टू 60 पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो इसका f जो है 30 है, तो इसका v कहाँ बनेगा, तो v निकालोगे बच्चे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यहाँ 1/v और इसका u इस साइड है निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/60 और फोकल लेंथ 1/30, सॉल्व करें तो 1/v 1/60, तो v हो गया तुम्हारा 60, पॉजिटिव आया सेंटीमीटर, तो इधर बनेगा 60 सेंटीमीटर दूर, ओके। लेकिन बीच में 40 पे ही, यहाँ पे 40 पे एक प्लेन मिरर है, तो ये जो इमेज बना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मिरर के बिहाइंड आ गया, तो इसका 20 आगे यहाँ पे बन जाएगा फाइन आई डैश डबल डैश 20 इधर बनेगा ना, मिरर के सामने बनेगा, इसलिए इसको रियल बोलोगे, इसीलिए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज। हाँ, अगर हम किसके लिए बात करें, प्लेन मिरर के लिए बात करें तो इट वुड बी अ रियल, अच्छा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज, नहीं वर्चुअल नहीं, रियल वाला, हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको हम लोगों ने क्लास में किया है, हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। क्या है सर, देखो कि अगर तुम अर्थ से v से फेंकोगे तो पार्टिकल कहाँ चला जाता है, एट इंफिनिटी, और वहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जाता है। लेकिन अगर k लेस देन 1, कम से ऐसे समझो, फिर तुमने फेंका k v से और k जो है वो लेस देन 1 है, तो ये सर्टेन हाइट तक जाएगा, वहाँ वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ से स्मॉल r ले दोगे और यहाँ से हाइट दे दोगे, एक्चुअली ये r प्लस h हो जाएगा, r तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, तो ऐसा होता है। तो वेलोसिटी 0 होके वापस आ जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे याद रखना k लेस देन 1 होना चाहिए, और क्वेश्चन में k लेस देन 1 लिखा भी है। तो जैसे ही इन्होंने ये कहा, हम नोटबुक के फॉर्मूले बुक को जाके पिक कर लेंगे, जहाँ हाइट का फॉर्मूला है तुम्हारा r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, r k स्क्वायर 1 माइनस k स्क्वायर, और ये हमारा है ऑप्शन फर्स्ट। ओके सर, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 38। समझ गए बच्चे, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करोगे तो 39 में क्या है, देखो ये हो गया, तुम ये फॉर्मूला जानते हो मैग्नेटिक फोर्स का, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू तो चार्ज है, क्यू की वैल्यू 1 दे रखी है, तो v क्रॉस b बच गया ना। अब यहाँ बच्चे मुझे f मालूम है, b मालूम है, तो b निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसका याद करो क्रॉस प्रोडक्ट वाला i j k, ठीक है, ये f हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले v है, तो v का मैग्नीट्यूड लिख दो 2 4 6, और यहाँ पे हम मान लेते हैं जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया है, v1 v2 और v3, ऐसे मान लेते हैं। तो f इक्वल टू वेक्टर f, और वेक्टर f की जगह पे तुम्हारा ये ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 4i माइनस 20j प्लस 12k, तो हमें b1 b2 b3 निकालना है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे बच्चे, तो ऐसे ऐसे तोड़ोगे, तो ये हो जाएगा 4b3 माइनस 6b2 इक्वल टू 4। कैसे, ये तोड़ा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो i आएगा, तो i वाला हमारे यहाँ 4 है। फिर इसी तरह से अगला तोड़ोगे तो उसके लिए j, तो ये हो जाता है 2b3 माइनस 6b1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आता है तो हमने माइनस नहीं लिया, तो इसका भी माइनस नहीं लेंगे, तो ये 20, क्वेश्चन नंबर 2। और फिर 12 का निकालोगे बच्चे, तो ये, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2b2 और यहाँ से माइनस 4b1 इक्वल टू 12। तो 3 अननोन है बच्चे यहाँ, b1 b2 b3, और 3 इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये हमारा आ जाता है b1 इक्वल टू -6, b2 इक्वल टू -6,
और B3 इक्वल टू -8, इसलिए हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 39 बच्चे। तो हो गया, समझ गया? आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है बेटा कि ये है ऐसे करके, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो नहीं होता है वो एक ऐसे इन्होंने कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया है, तो मैं इतना भी ना बनाऊं, सीधे लूप बना लूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा। एक बड़ा लूप बना लिया, उसके अंदर एक छोटा लूप बना लिया, इसका रेडियस R1 ले लिया, इसका रेडियस R2 ले लिया, है ना। तो फ्लक्स जो लिखोगे, फ्लक्स क्या होता है BA। तो अब B मैं मान लेता करंट किसमें जा रहा है, दूसरे वाले में, बड़े वाले लूप में। तो बड़े वाले लूप में करंट जा रहा है, तो मैं अगर लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा μ0 4 पाई और 2 पाई, तो यहाँ पे कर लो 2I अपॉन रेडियस R2। और इसका फ्लक्स जो बड़े वाले में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके फ्लक्स एसोसिएट तो इस छोटे वाले से होगा, तो यहाँ पे फाई की जगह हम लिखेंगे तो B के लिए तो लिख लेंगे μ0 2I अपॉन R2, लेकिन एरिया लेंगे छोटे वाले का तो वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अब फाई इक्वल टू तुम्हारा ठीक है MI होता है, तो I से I कट हो गया, तो M इक्वल टू तुम्हारा निकल के आ गया μ0 2 पाई यहाँ ले लो R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। तो रेशियो में अगर देखोगे तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, ऐसा हो गया ना बच्चे, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2। ये हमारा मैच कर गया ऑप्शन 1 से, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हुआ। ये हो गया हमारा 40। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन 41 में देखो बेटा, एक लॉजिक गेट दिया है, ऊपर में लगा दिया है एंड गेट, यहाँ पे A और यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक लगा दिया है नैंड गेट, ये दोनों का कॉमन B है, और फिर यहाँ से एक इसका C है। इन दोनों का आउटपुट जाके ऑल गेट में लगा दिया, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे हो जाएगा एंड गेट, तो A इंटू B, और यहाँ पे B और C आ रहा है, तो B इंटू C, लेकिन नैंड होने की वजह से ये बाद लग जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दो तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB प्लस B डॉट C का बार, है ना। अब देखो यहाँ पे जो सिग्नल दे रहा है, तो A 0 पे है, देखो ऐसे ऐसे करके है ना, तो A लोअर पे है, तो A 0 हो गया पहले टाइम इंटरवल के लिए, हम T1 के लिए बात कर रहे हैं, T1 से T2 के बीच में A 0 है, B भी 0 है, लेकिन C वहाँ पे हाई है 1। तो यहाँ पे अगर तुम y रखोगे A 0, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे B इंटू C, तो B इंटू 0 0, तो ये सॉल्व करोगे 1 आ गया, तो मतलब हाई आ गया। इसी तरह से जब हम T2 से T3 के लिए इनपुट क्या क्या है वो देखेंगे, तो A है हमारा 0, B है हमारा 1, और C भी है हमारा 1, है ना बच्चे। C1 है, सॉरी C 0 है, तो अब इस बार फिर रखोगे फिर 1 आ गया। तो ऐसे जब जब हम हर इंटरवल के लिए रखते गए तो देख रहे हैं 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब हमेशा इसका हाई होगा, और हाई होने का मतलब तुम्हारा जो ग्राफ दिया हुआ है हाई 1 हो गया, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये हमारा ऑप्शन 3 से मैच करेगा। ओके बच्चे, तो ये था हमारा 41। अब बच्चे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो देखो ना, एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इसका I कितना होता है mr²। अब इसमें 1/4 कट करके हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो रिंग 1/4 कट करके रिमूव कर दी, तो इतना बच जाएगा। तो अब मास बच जाएगा m में -m/4 रिमूव किए, तो 3m/4।
रेडियस वही है तो इसका आई डैश हो जाएगा मास की जगह पे 3n/4 और रेडियस r स्क्वायर जो यहाँ पे रेडियस r का स्क्वायर का दोनों का रेशियो निकालोगे तो 3/4 फाइनल माइनस इनिशियल तो 3/4 ये तुम्हारा मिल गया ऑप्शन 2 से। हो गया बच्चे ऑप्शन 2 342 था। अब यहीं पे लगे आप 43 भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है बच्चे कि ये करेंट डिवीजन रूल देखो ना डायरेक्ट फॉर्मूला है करेंट डिवीजन रूल जाके देखो नोटबुक में मैंने लिखाया है तुम्हें करेंट डिवीजन रूल। ये हो गया I1 इधर गया तुम्हारा I2 और इधर गया I3 ये R2 है ये R3 है। तो पूछ रहे हैं रेशियो बताइए I3 और I2 का। तो करंट डिवीजन रूल निकालोगे बच्चे I3 इसमें गया है तो तुम यहाँ पे लिखोगे R2 इनटू टोटल करंट और यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चे सॉरी यहाँ I1 है सॉरी बच्चे तो I3 लिखोगे तो I3 के लिए हो जाएगा I3 किस में R3 में जाएगा तो R2 लोगे यहाँ R2 प्लस R3 लोगे और इनटू I1 ओरिजिनल करंट अपॉन I1 ओरिजिनल करंट तो तुम्हारा बच जाएगा करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला बच्चे R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 ये I1 से I1 कट हुआ है तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 ये मैच कर गया ऑप्शन थर्ड से। ओके तो ये हमारा 43 हो गया। अब आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44। ओके क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है तो 44 में बच्चे ये है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया और 4 सेकंड तक चला तो तुम वेलोसिटी निकालोगे तो u प्लस 80 रेस्ट था 0 एक जगह 5 दिया और पहले पास तो 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड में रिलीज कर दिए तो इधर वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड और इधर तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा एक्सीलरेशन g लगेगा। तो अब t = 6 सेकेंड की बात कर रहे हैं मतलब कि पहले तो 4 चला गया तो अब 2 ही सेकेंड बचा तो अगले 2 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी u प्लस 80 तो वर्टिकल में u 0 एक जगह 10 और t 2 तो 20 हो गया मतलब कि आफ्टर 6 सेकेंड हॉरिजॉन्टल 20 वर्टिकल भी 20 तो दोनों का निकालोगे तो ये वेक्टर 20√2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी अच्छा निकलने के बाद रिलीज करने के बाद सिस्टम से अलग हो जाने के बाद सिर्फ एक्सीलरेशन g मतलब 10 काम करेगा तो मेरा वेलोसिटी 20√2 होगा और एक्सीलरेशन 10 होगा और ये मैच कर रहा है ऑप्शन 1 से। ओके दैट्स 44 का 1 हो गया। ठीक है अब बात करते हैं की। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसका पावर दे रखा है और इनपुट का करंट पूछ रहा है तो ठीक है ना पावर V1 I1 इनपुट लगाओगे तो यहाँ पे दे रखा है पावर 44 और V1 तुम्हारा दे रखा है S में सप्लाई टू 20 तो I1 पूछ रहा है 0 से ले जाएगा 0 तो I1 निकालोगे तो 11 से कट करोगे ये 4 हो जाएगा ये 20 ये 2 हो जाएगा ये 10 तो ये 1 तो ये 5 तो I1 = 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर मैच कर गया ऑप्शन 2। ओके अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है हमारा। तो एक बॉल है जिसको 10 मीटर यहाँ से 10 मीटर से रिलीज कर दी इसका मास है 0.15 तो इधर आया हाइट कितने से 10 मीटर से
और टक्कर मार के फिर उतना ही हाइट पे गया। तो जिस वेलोसिटी से ये कोलिजन करेगा उसी वेलोसिटी से वापस जाएगा, तभी तो उतना हाइट गेन करेगा। तो इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम 2mv हो जाएगा, क्योंकि पहले डाउनवर्ड आया, माइनस माइनस ऐसे देखो ना, mv माइनस माइनस mv, तो 2mv वैल्यू रख लो 2, मास की जगह 0.15 और v की जगह पे √2gh, g का 10 और h का 10। इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आ जाता है 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मैच कर जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड से। ओके, ऑप्शन थर्ड से। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में एलसीआर सर्किट है जिसमें जहां पावर हाफ हो जाता है वो पूछ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट आर बाई 2l, ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 2l, और ओमेगा 2 होता है ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 2l। और ओमेगा नॉट कैसे निकालोगे? तो रूट अंडर 1/LC, एल गिवन है, सी गिवन है, ओमेगा नॉट कैलकुलेट कर लेते आप। तो एल की वैल्यू रखो, एल कितना है 5, सी की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, तो वो ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ का ऊपर +3 और यहाँ 400, तो उसका 20 आ जाएगा, मतलब कि 1000 डिवाइडेड बाई 20, तो कट होते तुम्हारा 50 रेडियन पर सेकेंड आ गया ओमेगा। तो अब यहाँ पे ओमेगा 1 निकाल दो, ओमेगा 1 हो जाएगा तुम्हारा 50 माइनस आर दे रखा है बच्चे 40, 2l, एल दे रखा है तुमको 5, तो ये 10 हो जाएगा, कट हो गया। तो तुम्हारा ये हो जाएगा 46 और ओमेगा 2 निकालोगे तो 50 + 4, ये हो जाएगा 54। ओके, तो इस तरह से बच्चे हमारा 47 का हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 डन। अब बारी आई बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 की। ठीक है, 48 देखो, में क्या है बच्चे कि ये बैलेंस है, खुद का इसका वेट है 500, मतलब 1/2 kg, तो इसका mg इधर लग जाएगा, m ये हो गया g, और ये 200 मीटर का है टोटल, 200 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे तुम्हारा 2 kg है कितने पे? तो यहाँ जो रोटेशनल है वो 40 पे है, तो ये तुम्हारा टोटल 40 है, यहाँ पे हुक है ये, तो यहाँ 2 kg है, तो 2 इंटू जी mg हो गया। तो यहाँ पे मास कितना है? तो बच्चे देखो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है, तो 20 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल टू, इसके लिए लिखोगे तो ये 40 और ये 200 का 100 हो जाएगा, तो 60 होगा, तो हाफ इंटू जी इंटू 60 प्लस m कितने पे है 160 पे, तो 40, तो इसका 60 निकल आया। तो ये 120 हो जाएगा, तो m इंटू 120, यहाँ से यहाँ तक का 120 डिस्टेंस है। तो अब सॉल्व करोगे इसमें भी g, तो g सब में कट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा कट करो 0 0 0, तो ये हो गया 4, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बच गया m कितना 12, तो ये इधर जाएगा, तो 12 m इक्वल टू 1 बच गया, 4 - 3, तो m इक्वल टू 1/12 kg। ये मैच कर गया बच्चे ऑप्शन 1/12 ऑप्शन 1 से।
क्लॉक और एंटी क्लॉक को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, ओके। अब आ गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में तुम जानते हो कि अगर एंगल थीटा से ऐसे फेंका, थीटा है यहाँ, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई r अपॉन v, और ऐसे होते हुए मैक्सिमम हाइट h मैक्स का फॉर्मूला होता है तुम्हारा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो कि 4r गिवन है, 4r गिवन है। ठीक है ना बच्चे? तो अपने से यहाँ पे वो थीटा पूछ रहे हैं, तो थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 4r, यहाँ पे r की वैल्यू रख लेते हैं या v की वैल्यू रख लेते हैं। आंसर किस में लाना है? आंसर हमारा t और r बनेगा, तो यहाँ v की वैल्यू यहाँ से रखो, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r बाई t, यहाँ पे रखो, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ पे 2g इक्वल टू 4r। एक r से एक r कट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुम्हारा बच जाएगा, ये इधर जाएगा, 4 से 4 कट हो गया, तो 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r, सारे टर्म्स आ गए, बिल्कुल। तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r का पावर 1/2 की स्क्वायर। तो ये हमारा मैच कर गया बच्चे ऑप्शन किस से? ऑप्शन 1 से। ओके सर, वेरी डन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा, वो हम कर ले और यहाँ पे क्लोज करें। तो यहाँ पे 50 लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, टोटल लेंथ है 12 है और उसको तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना दिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए 3a होगा, तो 12a में 3a से डिवाइड कर दो, तो 4 लूप्स बनेंगे, 1 2 3 4, ऐसे 4 लूप्स बनेंगे। फिर अगर स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर में a, तो यहाँ पे 12a को डिवाइड करोगे 4a से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब कि सॉरी यहाँ पे था, मतलब कि 3 ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 बन जाएंगे साइड देखिए। तो इनका रेशियो निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल का, तो मैग्नेटिक डाइपोल m इक्वल टू होता है n/a। तो पहले इक्विलेटरल का निकाल लेते हैं, तो इक्विलेटरल के लिए n आ गया 4, i और एरिया निकालोगे तो एरिया होता है 3/2 इंटू a इंटू a/2। ठीक है, तो हाफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 3/4 a स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो एरिया से एरिया कट, तो √3i a स्क्वायर। ठीक है बच्चे, और फिर जब हम ये ट्रायंगल वाला हो गया था, और जब हम m स्क्वायर वाला निकालेंगे तो स्क्वायर का लूप आया 3i और उसका तो एरिया सिंपल a स्क्वायर, तो ये ऑप्शन मेरा 3i a स्क्वायर और √3a, ऑप्शन 2 मैच कर गया, ऑप्शन 2। तो इस तरह से बच्चे हमारा यहाँ पे 50% का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसको देखिए, समझिए, सोचिए और बताइए खुद को कि पेपर कैसा था। बच्चे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो टफ पेपर भी आपके लिए इजी है, इजी पेपर तो इजी है, और अगर आपकी तैयारी नहीं है